जय हिंद दोस्तों। हम पेपर वन की यूनिट 2 जिसमें कुछ वंश दिए हुए हैं वो वंश पढ़ रहे थे। इन वंशों के क्रम में हमने गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश हम पढ़ रहे थे। कलचुरी वंश के अंतर्गत कल हमने देखा था कलचुरी वंश का परिचय, उसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है तथा कहाँ कहाँ स्थित है। उसके बाद में हमने महिष्मती शाखा को डिटेल में देखा था। महिष्मती शाखा के बाद में हमने त्रिपुरी शाखा को देखा था। त्रिपुरी शाखा में हमने उनके राजा देखे थे तथा उसका क्षेत्र देखा था कहाँ कहाँ स्थित है। आज हम देखेंगे रतनपुर शाखा। रतनपुर शाखा और उसके बाद में जो कलचुरी वंश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पढ़ना रतनपुर शाखा। रतनपुर शाखा भी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो कोक्कल प्रथम था उसके पुत्र बिंजल देव ने इसकी स्थापना की थी। रतनपुर को राजधानी बनाकर दक्षिण कौशल, वर्तमान जो कि छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कौशल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। पर इस शाखा ने दीर्घकाल तक शासन किया, मतलब लंबे समय तक इसने शासन किया था। ये शाखा त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोक्कल देव प्रथम, जिसने कोक्कल देव कौन था? जिसने कलचुरी के त्रिपुरी कलचुरी वंश की स्थापना की थी। उसकी संतान थी कौन? बिंजल देव। उसे रतनपुर शाखा का उत्तराधिकारी माना जाता है, फिर संस्थापक माना जाता है प्रथम। उसके बाद में हम देखेंगे रतनपुर शाखा के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। हमारे लिए सिर्फ अभी त्रिपुरी शाखा तथा महिष्मती शाखा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के राजवंश दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ दो कलचुरी वंश की दो ही शाखा थी, कलचुरी त्रिपुरी कलचुरी शाखा तथा महिष्मती शाखा। रतनपुर शाखा के हम शासक देख लेते हैं। बिंजल देव प्रथम शासक था, जो कि हमने देखा था कोक्कल प्रथम का पुत्र था, संस्थापक था रतनपुर शाखा का। दूसरा है हमारा जाजल्य देव प्रथम। इसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह एक शक्ति उपासक राजा था तथा संस्कृत विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। तीसरे शासक थे रतन देव प्रथम। इन्होंने राजधानी रतनपुर का विकास किया था और मंदिरों का निर्माण करवाया था। चौथे हमारे राजा थे प्रथम प्रभाकर देव। नागपुर तक इसने विस्तार किया था अपने साम्राज्य का। अगले हमारे राजा है जाजल्य देव द्वितीय, विजयराज देव, भोजराज देव, राजसी तथा अंतिम शासक इसका ज्ञात नहीं है, लेकिन ये 15वीं शताब्दी के अंत में बाद में यह मराठों के अधीन आ गया था। जो भोजराज थे उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी, चेदी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया था। गुप्त लेखन कार्य जाजल्य देव ने किया था। दान पत्र तथा शिव भक्ति में लीन रहता था जाजल्य देव। विजयराज, जैसे हमें विजय मिलेगी तो हम क्या, सुरक्षा अच्छी रहेगी तो हमें विजय मिलेगी, युद्धों में भाग लिया था। अब हम रतनपुर शाखा की प्रमुख विशेषता देख लेते। ये धार्मिक आस्था रखते थे, शिव और शिव शक्ति के उपासक थे। जो रतनपुर शाखा के संस्थापक थे अधिकतर शिव भगवान और शक्ति माता के उपासक रहे। कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। मंदिर स्थापत्य में मल्हार, रतनपुर, पाली, शिवरी नारायण मंदिर आदि स्थलों पर मंदिर उत्कीर्ण करवाया था इन्होंने। लेखन और दानपत्र की जानकारी हमें इनके ताम्रपत्र लेख और शिलालेखों की भरमार है। हमने कल देखा था अभिलेख और शिलालेख में अंतर। अभिलेख कठोर जगह पर लिखे जाते हैं तथा शिलालेख सिर्फ पत्थरों पर लिखे जाते हैं। अभिलेख के अंतर्गत पत्थर भी आ सकते हैं या कोई सी भी कठोर चीजें या वस्तु उस पर हम लिख सकते हैं, जैसे तांबे की वस्तु। मुगल व मराठा का प्रभाव रहा इनके शासनकाल में, धीरे धीरे कमजोर हुई और मराठों के अधीन चली गई। अब हम कलचुरी वंश की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा कि वहाँ की नारी की स्थिति कैसी थी, वहाँ का शासन प्रशासन में समाज में क्या भूमिका थी, वर्ण क्या क्या थे, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। पहले हम सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था प्रभावी थी। वर्ण व्यवस्था हम वैदिक काल से पढ़ते आ रहे हैं। चार वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे यह इनका काम रहता था यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना। क्षत्रिय जो क्षत्रिय राजा थे या फिर क्षत्रिय वर्ण के लोगों का काम रहता था राजा, यह राजा शासक राजा बनते थे मुख्यतः, तथा यह सभी जो वैश्य शूद्र इनकी रक्षा का काम करते थे। तीसरे हमारे हैं वैश्य। वैश्य व्यापारी वर्ण थे जिनका मुख्य काम व्यापार करना, तथा शूद्र सबसे निचली कैटेगरी में आते थे जिनका काम था ऊपर जो 3 वर्ण दिए हुए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इनकी सेवा करना। हम देख चुके ब्राह्मणों को जो सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, ब्राह्मणों को भूमि दान दिए जाते थे और विशेष अधिकार भी दिए जाते थे। जो भूमि होती थी वो कर मुक्त होती थी, अर्थात जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी राजाओं के द्वारा उन पर कर नहीं लिया जाता था। स्त्री की स्थिति सामान्य थी, अर्थात नारी शिक्षा तो सीमित थी। जो राजा वर्ग थे वहाँ की जो महिलाएं थी या स्त्री थी उनको शिक्षा पाने का अधिकार था, लेकिन जो निचली जाति या शूद्र जाति के लोगों की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता रखती थी स्त्रियां। जाति विविधता थी, अर्थात अनेक जातियों और उपजातियों का समावेश हमें समाज में देखने को मिलता है। मतलब बहुत सी प्रकार की जातियां भी वहां रहती थी, उपजातियां भी साथ में रहते थे। हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर शिव धर्म का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। बहुसंख्यक मतलब अधिकांश जो समाज था वो शिव भगवान का उपासक था। श्रमिक वर्ग विद्यमान था। हमने देखा वैश्य का वर्ण था जो व्यापारी वगैरह थे, तो यह श्रमिक वर्ण भी विद्यमान था। यहाँ पर निर्माण व कृषि कार्यों में श्रमिक वर्ग सक्रिय था। दास प्रथा की हमें उपस्थिति इसमें देखने को मिलती है। शिक्षा का केंद्र मठ होता है, जैसे हम वर्तमान में जिन्हें विद्यालय कहते हैं, कलचुरी वंश में उन्हें मठ कहा जाता था। शैक्षिक गतिविधि बौद्ध मठों व मंदिरों से जुड़ी रहती थी। भिक्षु वर्ग सक्रिय था, जैसे बौद्ध भिक्षुओं की सहभागिता यहाँ पर थी। उत्सव और मेलों का आयोजन किया जाता था, उससे नियमित मनाए जाते थे। धार्मिक और जो सामाजिक उत्सव थे वह नियमित बनाए जाते थे। अगला हम देख रहे हैं आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कृषि प्रमुख आधार। यहाँ पर कृषि कौन कौन सी होती थी? चावल, गेहूं, ज्वार की खेती होती थी। भूमि कर वसूली राजस्व का प्रमुख स्रोत कर था। मतलब जो कृषि कर था, जो भूमि वसूल करते थे, जो भूमि थी उन पे कर वसूल करते थे। जो सबसे मुख्य कर था वो कृषि कर था, जिस पर राजस्व का प्रमुख स्रोत था, मतलब राज्य की आय का प्रमुख साधन था। जैसे हम देखते हैं ब्राह्मणों को ये भूमि तो दान देते थे लेकिन उनसे कर नहीं लेते थे। ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र से कर लिया जाता था। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र से कर लिया जाता था। सिंचाई व्यवस्था विकसित थी। अब हम कृषि करेंगे तो हमें सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ेगी, और खासकर हम जैसे चावल जैसी कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, चावल की खेती, तो उसके लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई व्यवस्था एक होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर तालाब निर्मित किए जाते थे, कूप अर्थात कुएं, नहरें निर्मित थी। हस्तशिल्प एवं और धातु कार्य, मतलब हाथों से जो शिल्प बनाए जाते थे धातुओं के, जैसे धातु शिल्प, मृत्तिका शिल्प, काष्ठ शिल्प, काष्ठ लकड़ी के शिल्प बनाए जाते थे जो कि प्रसिद्ध थे। यहाँ पर व्यापारिक संबंध विस्तृत था। यहाँ का मध्य भारत से दक्षिण व उत्तर भारत से व्यापार होता था। नगरीकरण की हम प्रवृत्ति को देखें तो यहाँ पर अनेक नगर बसे हुए थे, जैसे हम त्रिपुरी देख सकते हैं, चौरागढ़ देख सकते हैं। सिक्कों का प्रचलन, यहाँ पर चांदी एवं तांबे के सिक्के अधिकांश चलते थे। राजस्व हेतु भूमिदान, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। यहाँ की एक बाजार व्यवस्था थी। स्थायी हाट बाजारों की उपस्थिति रहती थी, जहाँ से सभी श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग अपना
खरीदारी करते थे, जरूरत जो चीजों की जरूरत होती थी उनकी। यहाँ पर श्रम विभाजन स्पष्ट था, मतलब कृषक, व्यापारी, शिल्प वर्ग कार्यरत थे। श्रम विभाजन उनके वर्णों के आधार पर होता था। जैसे हमने ऊपर देखा था, ब्राह्मण क्या करते थे, पूजा पाठ वगैरह। क्षत्रिय लोग शासक वर्ग था, ये रक्षा का काम इनका था। वैश्य वर्ण व्यापारी वर्ग था, तथा जो शूद्र वर्ग है वो ऊपर जो तीनों थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करने का काम करते थे मुख्यतः। ये हम देख चुके। अगला हम देख रहे हैं राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताओं के अंतर्गत जो उनके प्रशासन काल में या फिर गांव या मंडल को चलाने के लिए जो विशेषताएं होती थी वो उन पर हम चर्चा करते हैं। राजतंत्र आधारित शासन, शक्तिशाली राजा केंद्र में था, मतलब जो मुख्य शासक था या फिर मुख्य था राजतंत्र का प्रमुख। जैसे वर्तमान में हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, प्रथम नागरिक हम राष्ट्रपति को देखते हैं, लेकिन जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। उसी प्रकार जो मुखिया था उन वो कौन था, सबसे शक्तिशाली राजा केंद्र केंद्र का था, जिसे जो राजा था। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी, जो कि प्रशासन का केंद्र थी, जिसे वर्तमान में तेवरी कहा जाता है। त्रिपुरी हमने देखा था कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर वंशानुगत शासन पद्धति अपनाई जाती थी, अर्थात जो शासन वंश परंपरा थी स्थानांतरित होती थी, पिता से पुत्र को मिलेगी, फिर पुत्र से फिर उसके पुत्र को मिलेगी, तो वंशानुगत शासन पद्धति थी। सेना संगठित थी, सेना में जैसे हाथी थे, घोड़सवार थे, पैदल सैनिक और रथों की व्यवस्था थी। प्रशासनिक विभाग थे, जैसे राजा को सहायता के लिए विभाग बनाए गए थे, जिसमें मंत्री थे, सचिव, सेनापति आदि के पद थे। शिलालेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र व शिलालेखों से प्रशासनिक आदेश मिलते हैं हमें। गुप्तचरों की व्यवस्था में कलचुरी वंश में देखने को मिलती है। अधीन जो छोटे राजा थे वो कर देकर जो बड़े राजाओं के अधीन काम करते थे, अर्थात कलचुरी जो शासक थे महानतम, उनके अधीन ये छोटे छोटे राजा काम करते थे। धर्म के आधार पर शासन, धर्म को शासन में समर्थन प्राप्त था। सामंतवाद का प्रभाव, सामंत वर्ग राजस्व और सेना व्यवस्था में सहभागी था। ये हम मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि समय कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो सके। सांस्कृतिक विशेषताएं हम देखते हैं कलचुरी वंशों की। शिव शक्ति के उत्कर्ष माने जाते हैं, शिव भक्ति के उत्कर्ष माने जाते हैं। शिव प्रधान धर्म था, अनेक शिव मंदिर बने थे। यहाँ पर जो थे मंदिर स्थापत्य थे जो कि अद्वितीय थे। खजुराहो, अमरकंटक, ताला जैसे मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर। कला संरक्षण को समर्थन मिला था। राजा कलाकारों को जो आश्रय देते थे, जिनकी जो कला में अच्छा था या जो अच्छी कला बना लेता था, राजा उनको आश्रय देते थे। साहित्य का इनके समय में विकास हुआ था, क्योंकि संस्कृत में अभिलेख और काव्य की रचना लिखी गई थी। शिल्प कला में हमें विविधता देखने को मिलती है। पत्थर पर की गई मूर्ति कला उत्कृष्ट थी। नाट्य एवं नृत्य कला भी हमें देखने को मिलती है इनके शासनकाल में। अभिलेखों का लेखन भी देखने को मिलता है। शिलालेखों में राजाओं की उपलब्धियां दर्ज की गई है। लोक संस्कृति का समावेश हमें देखने को मिलता है। लोक कथाएं, लोकगीत, उत्सव का महत्व था। शिक्षा हेतु संस्था, मठ व आश्रम शिक्षा के केंद्र थे, हम देख चुके हैं। अगर हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो अधिकांश, सबसे ज्यादा तो शिव धर्म का पालन करते थे, लेकिन वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्मों को संरक्षण भी मिला है। हमने ऊपर देखा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरह था, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता था। धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में भी है। अब हम देखते हैं त्रिपुरी शाखा के जो मंदिर थे उनकी स्थापत्य की क्या क्या विशेषता थी। जो मंदिर बनाने में किन किन चीजों को ज्यादा ध्यान में रखा जाता था वो देख रहे हैं। सबसे पहले नागर शैली थी। हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में नागर शैली, जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ पे नागर शैली प्रचलित थी, और जो हमारा दक्षिणी भारत है वहाँ पर रहती है हमारी वेसर शैली।
नागर शैली प्रचलित थी। मंदिरों का शिखर खड़ी ऊंचाई के लिए होता था तथा उत्तरी भारत में विशेष स्थापत्य परंपरा है। शिव विष्णु में एकता देखने को मिलती है हमें। शिव और विष्णु दोनों संप्रदायों को मंदिर का निर्माण हुआ, मतलब एक ही मंदिर में शिव और विष्णु भगवान दोनों की सात मूर्तियां लगाई जाती थी, जो कि धार्मिक सहिष्णुता को दिखाती है। पत्थर में बलुआ पत्थर तथा ग्रेनाइट के पत्थरों का उपयोग किया जाता था। नक्काशीदार स्तंभ अर्थात जो स्तंभ बने होते थे उन पे मूर्तियां वगैरह या फिर किसी न किसी प्रकार की कलाकृति या आकृतियां बनी होती है। हम खजुराहो मंदिर में देखते हैं उदाहरण। जैसे कलाकृतियों में मंदिरों के खंभों पर जो नृत्यांगनाएं थी उनके चित्र अंकित किए जाते थे। मिथुन की मूर्तियां अर्पित की जाती थी तथा देवी देवताओं की नक्काशी मिलती अर्थात उन पर बनाई जाती थी। सभा मंडप एवं गर्भगृह स्थित था। जो मंदिर थे उनमें एक सभा भी रहती थी, फिर अर्ध मंडप रहता था। मंडप और गर्भगृह की योजना सुव्यवस्थित रूप से बनी हुई थी। हम त्रिमुख मंदिर की बात करें तो अमरकंटक का त्रिमुखी मंदिर, मतलब जिनके 3 मुख हो या 3 गेट हो, मुख्य द्वार 3 हो। अमरकंटक का त्रिमुख मंदिर जिसमें 3 देवताओं के लिए भी अलग अलग गर्भ थे। 3 देवता तो थे ही और उनके भी गर्भ अलग अलग थे। तल में गर्भगृह, जो गर्भगृह रहता था वो मंदिरों के गर्भगृह जमीन से नीचे बने होते थे, जैसे पातालेश्वर। द्वार पर गजलक्ष्मी, मुख्य प्रवेश द्वार पर गजलक्ष्मी और द्वारपालों की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। राजकीय संरक्षण प्राप्त था मंदिरों को। राजाओं द्वारा राज्य संरक्षण में हुआ, जिन पर ताम्र शिलालेख मिलते हैं। शिक्षा व विद्या के केंद्र रहे हैं। मंदिरों के आसपास शिक्षण केंद्र भी चलते थे, जैसे गुरुकुल और टोल। फिर हम रतनपुर शाखा के मंदिर की स्थापत्य देख लेते हैं। ईंट और पत्थरों का मिश्रण शिव में स्थापत्य अर्थात शिव परंपरा में थी। अधिकतर जगह ईंटों का पत्थरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर के, उनमें ईंटों का प्रयोग किया है पूरी तरह से। प्रवेश द्वार में सजावट देखने को हमें मिलती है। तालाबों व नदियों के पास इनका निर्माण हुआ है। बहुमंडपी संरचना थी। मिथुन मूर्तियां देखने को मिलती है हमें। धार्मिक विविधता, रतनपुर शाखा चूंकि हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हैं। ऊपरी ऊपरी चीजें देख रहे हैं, डिटेल में नहीं देख रहे हैं। बाकी आपको डिटेल में तो मैंने दे रखी है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। शिलालेखों की उपलब्धता हमें देखने को मिलती है। मंदिरों का समूह, अंतर्राष्ट्रीय शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय शैली में जैसे रतनपुर के कुछ मंदिरों में मौर्य वंश, गुप्त वंश स्थापत्य शैली दिखाई देती। मैंने कल आपको बताया था गुप्त वंश का शासक कौन था, आप कमेंट में बताइएगा। और मौर्य वंश का शासक कौन था वो भी कमेंट में बताइएगा। महिष्मती शाखा के मंदिर स्थापत्य की विशेषता। महिष्मती शाखा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके मंदिर हम इनकी विशेषता देख लेते हैं। सरल ग्रामीण निर्माण करा हुआ है। इन मंदिरों का आकार एवं स्थापत्य त्रिपुरी व रतनपुर की तुलना में सरल है। स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया गया है, इसलिए सरल बन जाता है यह। निर्माण सामग्री में नर्मदा घाटी की चट्टान का उपयोग किया गया। जो मंदिर थे उनके निर्माण में नर्मदा घाटी की चट्टानों का निर्माण किया गया है। नर्मदा तट के समीप है सारे मंदिर, क्योंकि महिष्मती शाखा कहाँ बनी, महेश्वर के आसपास थी। प्राचीन शिव मंदिर महिष्मती क्षेत्र को शिव समर्पित अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। पुनर्निर्माण की छाया, कई मंदिरों को कालांतर में मरम्मत या नए रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। स्थानीय शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। स्थानीय शैली में जैसे गोंड, भील, हम जैसे जनजातियां देखते हैं तो भील जनजाति तो मुख्यतः झाबुआ जिले में पश्चिम में, लेकिन जो गोंड जनजातियां अधिकतर हमें देखने को मिलती है दक्षिणी बेल्ट में। लघु मंदिर संरचनाएं देखने को मिलती है, मतलब छोटे मंदिरों की संरचना देखने को मिलती है। महिष्मती के अपेक्षाकृत छोटे हैं। विशाल मंदिरों को तुलना में सरल रूप है। काष्ठ शिखर, इनका जो शिखर होता था वो लकड़ी का बना हुआ होता था तथा कुछ मंदिरों में लकड़ी या ईंटों के शिखर भी बनाए जाते थे। स्थानीय
धार्मिक विश्वास का चित्रण, नाग, सूर्य, देवी देवताओं की लोक छवि हमें देखने को मिलती है। इनमें किंवदंती है। महिष्मती की शिव शक्ति परंपरा की दृष्टि से पौराणिक महत्व प्राप्त है। अब हम देखेंगे त्रिपुरी शाखा के मंदिर। त्रिपुरी शाखा के मंदिर हमने देखा त्रिपुरी शाखा कहाँ थी, जबलपुर में। हम त्रिपुरी और महिष्मती शाखा के दोनों के मंदिर देख लेते हैं। त्रिपुरी शाखा चूंकि जबलपुर में, अर्थात इसमें जितने भी मंदिर है वो अधिकांश जबलपुर में स्थित है। इसमें से हम कुछ मंदिर देख लेते हैं। लखनदेव मंदिर, जिसका निर्माण लखनदेव ने करवाया था। स्थापत्य में नागर शैली, जो हमारे दक्षिण में वेसर शैली ना होते हुए द्रविड़ शैली होती है। वेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण को हम वेसर शैली कहते हैं। स्थापत्य में नागर शैली, शिव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि कोकलदेव प्रथम द्वितीय ने बनाया था। यह शिवलिंग मतलब था, शिव को समर्पित है, मंडप शैली में निर्मित है। त्रिपुर का सुंदरी मंदिर, यह भी लखनदेव ने बनवाया था। यह किसका, देवी की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय कल्चुरी कला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। पटेश्वर मंदिर जो कि कटंगी जबलपुर में है, कल्चुरी काल का है। विशाल शिवलिंग बना हुआ है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। विष्णु मंदिर जो कि खंडर बन चुका है, त्रिपुरी क्षेत्र में है। त्रिपुरी कहाँ पे है, जबलपुर में, हम देख चुके थे। अज्ञात कल्चुरी शासक ने बनवाया था। विष्णु प्रतिमा खंडित रूप में हमें उपलब्ध हुई है इसकी। अष्टकोणी मंदिर अवशेष, त्रिपुरी 10वीं और 11वीं सदी के अंतर्गत यह इसका निर्माण हुआ था। स्थापत्य में प्रयोगात्मक लेकिन नवाचार है। अगर हम देखते हैं, शिव की उपासना में को प्राथमिकता दी थी। उत्कृष्ट मूर्ति कला, अलंकरण, कलात्मक मंडप संरचनाएं देखने को मिलती है। अगला हमारा है महिष्मती शाखा के मंदिर। महिष्मती वर्तमान महेश्वर या ओमकारेश्वर क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इसके मंदिरों में राजराजेश्वर प्रथम या फिर राजराजेश्वर का मंदिर जो कि ओमकारेश्वर में स्थित है, जो कि कीर्तिवीर अर्जुन नामक राजा ने बनवाया था। जब हमने इनके राजा पढ़े थे तब भी हमने इनकी विशेषताएं देखी थी। यह एक नागर शैली में स्थित है तथा यह शिव उपासना का केंद्र हुआ करता था उस समय। महेश्वर में के शिव मंदिर, इन्हें भी कीर्तिवीर अर्जुन ने बनवाया था। नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा घाटी पर। सहस्त्रार्जुन मंदिर, यह भी कल्चुरी काल का था, महेश्वर में स्थित था। कीर्तिवीर अर्जुन ने बनवाया था। एक मुखी महादेव मंदिर महेश्वर में स्थित था, कीर्तिवीर अर्जुन ने बनवाया था। एक दुर्लभ वास्तुकला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अगला है हमारा बाणेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर क्षेत्र में स्थापित है। इसके शासक अज्ञात थे तथा यह तीर्थ परंपरा से जुड़ा हुआ मंदिर है, श्रद्धालुओं का स्थल रहा है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कल्चुरी वंश की रतनपुर शाखा तथा उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं, उसके बाद में त्रिपुर जो शाखा थी और मंदिर की स्थापत्य की विशेषताएं देखी, कौन मंदिर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी वो देखी, तथा महिष्मती और त्रिपुरी शाखा के हमने कुछ मंदिर देखे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यह रही आपकी पूरी पीडीएफ कल्चुरी वंश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।